हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक नर्सेस JNM स्पेशल। और आज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं यूनिट वन का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू गायनेकोलॉजी। और ये JNM थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन में बहुत आपका हेल्प करेगा, क्योंकि हम ओवरव्यू इसके देखने वाले हैं एक तरह से। इसका हम पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल का सिलेबस है, न्यू सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे हम जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन, इसके अंदर सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, फिर आता है हिस्ट्री, फिर एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन। तो ये टोटल 4 टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं फर्स्ट चैप्टर के लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है था वो था टर्म्स यूज्ड इन गायनेकोलॉजी। तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो स्त्री रोग विज्ञान जो कि गायनेकोलॉजी होता है, तो इसको हम लोगों को अगर सही से पढ़ना है या ठीक तरह से समझने के लिए कुछ टर्म्स का अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है खुद गायनेकोलॉजी ही, कि गायनेकोलॉजी या फिर स्त्री रोग विज्ञान क्या होता है। तो स्त्री रोग विज्ञान महिला जननांगों की व्याधियों के क्रमबद्ध अध्ययन से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है, या फिर स्त्री रोग विज्ञान चिकित्सा की वह शाखा है जो कि महिला जननांगों के रोग के क्रमबद्ध अध्ययन से संबंधित है, कि महिला के जो जननांग होते हैं उसके क्रमबद्ध अध्ययन से, उसके जो रोग होते हैं उसके क्रमबद्ध अध्ययन से, या फिर जो उसकी व्याधियाँ मतलब भी रोग ही होता है, तो उसके रोग को क्रमबद्ध तरीके से जो हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम लोग गायनेकोलॉजी बोलते हैं। फिर एक वर्ड आता है थैलार्चे। तो ये जो है महिला में यौवन आरंभ के समय स्तन के विकास की शुरुआत जो है उसको बोलते हैं थैलार्चे। जब यौवन का आरंभ होता है, यानी कि टीनेज एज जब शुरू होता है, उसके बाद जो महिलाओं का जो प्यूबर्टी हिट होने लगता है, तो उस टाइम पे स्तन का विकास होने लगता है, जिसको हम लोग थैलेसी बोलते हैं। ये जो है वो 9 से 10 वर्ष की आयु पर होता है। फिर होता है प्यूबार्चे। प्यूबार्चे जो है इसमें प्यूबिस हेयर का ग्रोथ जब होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्यूबार्चे। फिर होता है एंड्रार्चे। एंड्रार्चे मतलब एंड्रोजन हार्मोन पर आधारित है। एंड्रार्चे इसका मतलब होता है एक्सिलरी या फिर प्यूबिक हेयर की वृद्धि, शरीर की जो गंध होती है जिसको हम लोग फेरोमोन्स भी बोलते हैं, या फिर जो कील मुहासे होने लगते हैं उसको शुरुआत को जो है वो बोलते हैं एंड्रार्चे, क्योंकि ये एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से होता है। और ये नॉर्मली 10 से 11 वर्ष की आयु पर होता है। फिर अगर हम बात करें मिनार्चे को बोलते हैं जब जो मासिक धर्म या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू हो जाता है, जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको बोलते हैं हम लोग मिनार्चे। फिर हम बात करें प्यूबर्टी की, तो प्यूबर्टी क्या होता है? तो प्यूबर्टी शारीरिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चे का शरीर एक वयस्क शरीर के रूप में परिपक्व होता है, या फिर जो है वो मैच्योर होता है, जो कि प्रजनन के लिए सक्षम होता है, जो कि प्रजनन या फिर जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए सक्षम होता है। फिर महिलाओं या लड़कियों के ओवरी और लड़कों के टेस्टिस के परिपक्व होकर, यानी कि मैच्योर होकर, लिंग हार्मोन का स्रवण करने का संभव होता है, करने में संभव होता है। जो लिंग हार्मोन होता है या फिर जो सेक्स हार्मोन जिसमें किया जाता है टेस्टोस्टेरोन या फिर जो है या फिर ओस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। ये ओस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में और टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल्स में होता है। तो इसी की बात हो रही है। फिर हम बात करते हैं मेनोपॉज की। तो मेनोपॉज क्या होता है? जब स्त्री में प्रजनन काल की समाप्ति हो जाती है, जो कि नॉर्मली 45 से 50 वर्ष की होती है, तो उसके आने के बाद मासिक धर्म अस्थायी तौर पर बंद हो जाता है, जिसको कि हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। फिर मेनोपॉज की औसत आयु 50 वर्ष होती है। तो मैंने बताया था 45 से 50, कहीं कहीं 50 भी रहता है, कहीं 45 भी रहता है। फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर RTI। तो RTI क्या होता है? RTI होता है कि प्रजनन तंत्र के किसी अंग या अंगों का संक्रमण प्रजनन तंत्र संक्रमण कहलाता है, यानी कि प्रजनन तंत्र संक्रमण नाम से ही पता चल रहा है। अब हम देखते हैं यौन संचारी रोग, ये जिसको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है यौन संचारी रोग मतलब जो कि यौन क्रिया से संचारण जिसका होता है, यौन क्रिया द्वारा संचारित प्रजनन रोग अंगों के संक्रमण को यौन संचारी रोग या संक्रमण कहते हैं। फिर आता है श्रोणीय प्रदाही रोग, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, या फिर इसको PIDS भी बोलते हैं। तो पेल्विक कैविटी स्थिति जैसे अंग, जैसे कि सर्विक्स हो गया, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी के जो इन्फ्लेमेशन होता है या फिर जो इन्फेक्शन होते हैं उसको PDIs बोला जाता है। फिर हम देखते हैं असेसमेंट। हमने डेफिनेशन देख लिया
हम देखेंगे असेसमेंट के बारे में। तो असेसमेंट जो स्त्री रोग से ग्रसित महिला होती है उसके निदान हेतु 3 विधियाँ काम में ली जाती है। सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन, फिर होता है एग्जामिनेशन, फिर होता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन के बारे में, और ये भी हमारा जो है टॉपिक है एक INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले अगर हिस्ट्री कलेक्शन की बात करें तो किसी भी रोगी की स्त्री रोग से ग्रसित महिला के आकलन के लिए इतिहास संग्रहण या फिर जो हिस्ट्री कलेक्शन है वो सबसे पहला कदम है। हिस्ट्री कलेक्शन के कुछ मुख्य घटक जो है यहाँ पे हमें दिए गए हैं। सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा ऐसा डाटा होता है इसमें कि हम रोगी की पहचान को लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है नेम, एज, पिता का नाम, सेक्स, मैरिटल स्टेटस यानी कि विवाह हो गया कि नहीं हुआ, फिर शैक्षणिक स्तर जो है उसने एजुकेशनल कहाँ तक की है, फिर ऑक्यूपेशन, फैमिली स्ट्रक्चर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें जो है रोगी की पहचान से नियंत्रित हो, मतलब कि रोगी की पहचान से मिला हुआ चीज़ है। फिर उसके बाद आती है हमारी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में रोगी से जो है माइनर या मेजर जो भी डिजीज़ उसको पहले हुई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि हृदय रोग हो गया उसका, उसके किडनी से रिलेटेड डिजीज है, फिर गुर्दा रोग जिसे बोलते हैं, फिर उसके जो श्वसन से संबंधित समस्याएं हैं जैसे कि अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, कभी उसको TB हुआ है या फिर कभी उसको COPD हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई है उसको उसके बारे में, जैसे कि अगर पाचन संबंधी रोग के बारे में जाने तो पायरिया, हिपेटोपैथी, लिवर सिरोसिस, भूख नहीं लगना, कब्ज होना, हर्निया, हैजा, या फिर जो अगर हम इसके मतलब ये सारी चीज़ें जो हम उसके पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में इससे पूछेंगे कि इसको इस तरह के रोग कभी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जैसे तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो इंसेफ्लाइटिस, फिर एपिलेप्सी जिसको हम लोग मिर्गी भी बोलते हैं, फिर मेनिंजाइटिस, फिर कंकाल संबंधी या फिर जो हड्डियों संबंधित जो रोग होते हैं इसमें कि फ्रैक्चर हो गया, ऑस्टियोमेलेसिया हो गया, फिर डिफॉर्मिटी हो गई, फिर अगर मेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी इसमें काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोल्डोसिस, ये जो है मतलब किसी का रीढ़ का हड्डी नहीं होता है कि ऐसे टेढ़ा हो जाता है, किसी का ऐसे कुबर निकल जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है वो इससे रिलेटेड होती है। फिर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हुई है तो उसके बारे में पता करना है। फिर जनन संबंधी रोग में जैसे कि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आ जाएगा गोनोरिया हो गया, ये कि इन्फेक्शन होता है, फिर सिफिलिस हो गया, फिर हर्पीस हो गया, फिर जो कोई अदर STD होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये तीनों जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये सारी चीज़ें कभी हुई है कि नहीं हुई है इसके बारे में पता करना है। फिर कैंसर हुआ है कि नहीं, या फिर कभी माल न्यूट्रिशन हुआ है कि नहीं सीवियर, या फिर कभी एनीमिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो भी चीज़ें उससे पास्ट में हुई है उन सब चीज़ों के बारे में मेडिकल हिस्ट्री लेंगे हम लोग। फिर आता है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। तो हम उसके पास्ट के सर्जरी के बारे में जानेंगे, वो तो बीमारी के बारे में जाना, फिर हम देखेंगे उसके सर्जरी के बारे में, जैसे किसी प्रकार के शल्य चिकित्सा या फिर सर्जरी के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है, जैसे पहले किसी प्रकार की सर्जरी हुई है उसके बारे में, कभी एक्सीडेंट हुआ हो या चोट लगी हो उसके बारे में, फिर कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, तो अगर जितना रिकॉर्ड रहता है उतना हम पता करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम उसके परिवार के सदस्य से संबंधित जो भी सूचना है उसको प्राप्त करते हैं। उसके परिवार में जो है मातृक यानी कि मैटरनल साइड से या फिर उसके पैटर्नल साइड से, दोनों साइड से लिया जाता है। इनमें से निम्न बिंदुओं पर संबंधित फैमिली हिस्ट्री नोट की जाती है। तो कौन कौन से बिंदु है जिस पर लिखते हैं, जैसे कि कभी ब्रीच डिलीवरी हुई है कि नहीं, यानी कि डिलीवरी कभी एबनॉर्मल हुई है कि नहीं। ब्रीच डिलीवरी में आप लोगों को पता होगा, मिडवाइफरी में हम लोगों ने क्लास लिया है तो उसमें पता होगा आपको। फिर कभी ट्विन डिलीवरी हुई है, उसका जो कभी हाइपोटेंशन हुआ है, कभी डायबिटीज मेलेटस हुआ है, कभी हार्ट डिजीज़ या फिर कभी कॉन्जेनिटल मॉल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम फैमिली हिस्ट्री में पता करेंगे। फिर हम उसके पर्सनल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। पर्सनल हिस्ट्री के बारे में क्या क्या जानेंगे, उसके पर्सनल जो उसके व्यक्तित्व से सूचना प्राप्त करेंगे, तो उसमें क्या क्या करेंगे, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में, फिर उसके मैरिटल स्टेटस के बारे में कि वो मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, ये सारे जो भी उसकी स्थिति है उसके बारे में पता करेंगे। यदि मैरिड हुई है तो उसके सेक्सुअल लाइफ के बारे में जानेंगे कि कितने फ्रिक्वेंटली वो करते हैं, और फिर उसका मैरिड लाइफ कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में। फिर इनफर्टिलिटी को नोट करेंगे। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन सा उपयोग किया जाता है उसके बारे में पता करेंगे, और किसी प्रकार की अगर दवाओं का लंबे समय तक उपयोग किया गया है तो उसके बारे में पता करेंगे। फिर उसके जो है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो गर्ल्स होती है उसका लिया जाता है, और इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं कि पहली बार कब आया था, यानी कि जो उसका मेनार्चे कब हुआ था, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब हुआ था, फिर लास्ट टाइम कब आया था, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब हुआ है, कब डेट है। फिर उसके बाद मासिक धर्म में जो भी एबनॉर्मलिटी होती है, फिर जो ब्लड लॉस होता है वो कितना होता है, मतलब कि अमाउंट क्या होता है उसका ब्लड फ्लो का, या फिर ड्यूरेशन कितना होता है हर पीरियड के बीच में। हर किसी का अलग अलग होता है, किसी का 22 होता है, किसी का 27, किसी का 28, किसी का 30 भी होता है, हर किसी का अलग अलग दिन होता है। फिर कोई शिकायत, जैसे कि अगर डिस्मेनोरिया यानी कि दर्द होता है पीरियड के टाइम पे, फिर क्रिप्टोमेनोरिया यानी कि पीरियड जो सही से आता नहीं है, तो इन सब के बारे में हिस्ट्री। फिर उसके ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री यानी कि उसके बच्चे के बारे में, मतलब कि प्रेगनेंसी के बारे में हम जानेंगे कि पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है तो इसके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी चाहिए, जैसे कि पैरिटी
वो कितने बच्चों की माँ है, मतलब उसने कितने बार जो वाइबिलिटी पीरियड है वो क्रॉस किया है। फिर नेचर ऑफ प्रेगनेंसी, नेचर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या है कि टर्म था, फुल टर्म था, प्री टर्म था, फुल टर्म था, फिर नॉर्मल या एबनॉर्मल क्या है उसके बारे में। फिर एबॉर्शन हुआ है तो उसके बारे में पता करेंगे। फिर प्रसव यानी कि लेबर के बारे में पता करेंगे। फिर परप्यूरियम के बारे में, उसकी सूतिकावस्था के बारे में पता करेंगे। फिर बच्चे का जो है वो सेक्स क्या था उसके बारे में पता करेंगे। फिर वर्तमान जो गर्भावस्था है उसके बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे उसके ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में। फिर जो हमारा हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा एग्जामिनेशन या फिर जिसको हम लोग परीक्षण भी बोलते हैं। तो इसमें परीक्षण में जो है 2 मुख्य समूहों में उसको वर्गीकृत किया जाता है, और इसमें सबसे पहला आता है जनरल या फिर सिस्टमिक एग्जामिनेशन। सिस्टमिक एग्जामिनेशन हम सारे सिस्टम का एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम देखेंगे उसके फिजिक के बारे में, कि वो थिन है, ओबेस है या फिर मीडियम है। फिर उसके न्यूट्रिशन के स्टेटस के बारे में जानेंगे कि कैसा न्यूट्रिशन है, पुअर है, गुड या एवरेज है। फिर उसका स्किन कलर के बारे में जानेंगे कि पेलर मतलब कि पीलापन है, साइनोसिस मतलब कि नीला नीला पड़ गया है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, या फिर जॉन्डिस है, पीला पड़ गया है, तो उसके बारे में। फिर हाइट के बारे में, उसके वेट के बारे में, या फिर किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी है तो उसको नोट किया जाता है, जैसे कि लिम्फेडेनोपैथी है या फिर गोइट्रे है या फिर एडिमा है कहीं पे, तो उसके बारे में हम जो भी एबनॉर्मलिटी में दिखेगी उसको हम कर लेंगे। और जनरल एग्जामिनेशन करते समय संपूर्ण शरीर का एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए एवं संपूर्ण इन्फॉर्मेशन को नोट करना चाहिए। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको हम नोट करेंगे। फिर दूसरा जो है, ये तो हमने जनरल कर लिया, फिर दूसरा जो है हमारा वो होता है गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम गायनेकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। तो गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि सबसे पहले ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाता है। तो इसमें गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते समय ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए, और ब्रेस्ट से संबंधित जो भी विकार होते हैं उसको शीघ्र निदान किया जा सकता है। भारत में जो ब्रेस्ट ट्यूमर की संभावना बहुत अधिक होती है, ठीक है, और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते समय इसकी जाँच अवश्य करनी चाहिए। और जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है उसके विधि के बारे में जरूर समझाना चाहिए। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को निम्न तरीके से नोट किया जाना चाहिए। सबसे पहले उसका शेप और साइज क्या है दोनों का, फिर उसका एरियोला का कलर क्या है, फिर ब्रेस्ट में जो कहीं पे ट्यूमर तो नहीं है। सबसे पहले उसको लेट का परीक्षण किया जाता है। लेटने के बाद पूरा परीक्षण, पूरे एरिया का हम लोग परीक्षण करेंगे। फिर दर्पण के सामने स्तन का जो है वो सही तरीके से सर्कुलर मूवमेंट करके परीक्षण किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टेक्निक जो है उसको हम लोग चित्र 1.1 में दिखाया गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें चित्र 1.1 इसमें हमें सारा टेक्निक बताया गया है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि रोगी को सीधा खड़ा रहने के लिए कहते हैं, और उसको सभी वस्त्र उतारने के लिए कहा जाता है ऊपर के। फिर ब्रेस्ट की साइज, शेप और कलर और उसकी सममिति, यानी कि जो उसका दोनों ब्रेस्ट के जो आकार हैं वो सही है कि नहीं, दोनों एक समान है कि नहीं, उसको अच्छे से इंस्पेक्ट किया जाता है, फिर उसको देखा जाता है। फिर द्वितीय चरण में क्या होता है कि उसको आर्म्स को ऊपर करने के लिए, जैसे कि इस महिला ने किया है, अपने आर्म्स को ऊपर किया है, ऊपर करके ब्रेस्ट की सममिति की जांच की जाती है। ब्रेस्ट की ट्यूमर या हाइपरट्रॉफी होने पर वो एक दूसरे की तुलना में नीचे रहता है, मतलब कि अगर कोई ऊपर है कोई नीचे है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर तृतीय चरण में क्या किया जाता है कि सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एवं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की एडिमा की जांच की जाती है। तो जो लिम्फ नोड्स होता है ना वो यहाँ पे होता है, ठीक है, ये यहाँ पे अंडर आर्म्स के बगल में, तो यहाँ पे होता है लिम्फ नोड्स, उसको भी अच्छे से चेक किया जाता है कहीं वो सोलन तो नहीं है या फिर वहाँ पे कोई मतलब ट्यूमर वगैरह तो नहीं है। फिर अगले चरण में स्टर्नम की तरफ स्थित ब्रेस्ट पार्ट की जांच की जाती है। तो स्टर्नम कहाँ होता है, तो ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना ये होता है स्टर्नम, तो इस साइड में जो है जांच किया जाता है। फिर अंतिम चरण में ब्रेस्ट के निचला एवं बाह्य भाग का पाल्पेशन किया जाता है, तो नीचे वाला और बाहर वाले पार्ट का एग्जामिनेशन किया जाता है, और किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी को नोट किया जाता है। ये ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो गया। फिर हम देखेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या होगा कि रोगी का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के लिए 4 विधि का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और स्कल्टेशन, सारे को पता है। और इंस्पेक्शन में हम देखते हैं, पाल्पेशन में हम टच करते हैं, परकशन में हम जो थोड़ा सा प्रहार करते हैं या फिर जो हम उसको थोड़ा सा हैमर वगैरह का यूज भी करते हैं। स्कल्टेशन में हम स्टेथोस्कोप की मदद से एग्जामिनेशन करते हैं। फिर अगर हम इंस्पेक्शन की बात करें तो एब्डोमिनल के हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं, और इंस्पेक्शन हमें करना है तो एब्डोमिन को हमें देख देख के करना है। तो एब्डोमिन का इंस्पेक्शन करते समय स्किन कंडीशन को नोट करते हैं, किसी भी प्रकार के सर्जरी का चिन्ह देखते हैं, अम्बलाइकस या जो प्रोमिनेंट वैन है उसको नोट करते हैं। फिर एब्डोमिन के शेप, साइज को नोट किया जाता है। फिर हम उसके पाल्पेशन की बात करेंगे। हमने देख के ये सारी चीज़ें कर ली, हम लोग टच करके क्या क्या करेंगे, तो टच करके धीरे धीरे दबाकर आंतरिक अंगों की स्थिति को नोट करेंगे, और उंगलियों के बजाय पूरे हाथ का उपयोग करना चाहिए इसमें पाल्पेट करने के लिए। और
पाल्पेट करके निम्न बिंदु का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एब्डोमिनल रिजिडिटी की कितना टाइट है वो। जो कोई ट्यूमर होगा तो हमें पता चल जाएगा, एसाइटिस या फिर फंडल हाइट जो है उसको पता करेंगे। फिर इंटरनल ऑर्गन्स जो है जिसमें कि लीवर, स्प्लीन, सीकम, अपेंडिक्स, कॉलन, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, इसकी स्थिति के बारे में देखेंगे, सभी अपनी सही जगह पे है कि नहीं। फिर हम देखेंगे परकसन के बारे में। परकसन की अवलोकन एक विधि है जिसमें कि परकसन हैमर का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा शरीर के किसी भाग पर धीरे धीरे चोट किया जाता है और उस भाग का रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। इसकी मदद से क्या क्या पता करते हैं, तो एसाइटिस पता करते हैं, ट्यूमर पता करते हैं, फ्लैटुलेंस पता करते हैं। तो एसाइटिस मतलब कि पानी जिसको बोलते हैं नॉर्मली कि पेट में पानी भर जाता है उसको। ट्यूमर तो आप लोगों को पता ही है, कैंसर से रिलेटेड होता है। और फ्लैटुलेंस मतलब कि जो गैस भरा हुआ है क्या, उसको पता करने के लिए किया जाता है। फिर हम देखेंगे ऑस्कल्टेशन। इसमें कुछ उपकरण जैसे कि स्टेथोस्कोप, फीटोस्कोप की सहायता किया जाता है, जिसमें कि हम जो अंतरंग में होने वाली जो ध्वनि है उसको सुना जाता है। और ऑस्कल्टेशन के द्वारा निम्न को नोट किया जाता है, जिसमें कि इंटेस्टाइनल साउंड जो होता है उसको नोट किया जाता है। और FHS यानी कि जो फीटल हार्ट साउंड होता है, यानी कि जो बच्चे का साउंड होता है, जो पेट में बच्चा होता है ना उसके साउंड, जो उसका जो हार्ट साउंड होता है उसको हम लोग नोट करते हैं। फिर रोगी का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने से पूर्व निम्न तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। रोगी को एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के कारण एवं प्रोसीजर समझाना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो चीज़ हम समझाएंगे। प्रोसीजर के दौरान रोगी को सहज रहने के लिए एवं सहयोग करने के लिए कहना चाहिए। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो खाली होना चाहिए। फर्म और फ्लैट सरफेस पे हम रोगी को लिटा देंगे, उसके थाइस को स्लाइटली फ्लेक्स रखेंगे। फिर जैसे कि एब्डोमिनल मसल जो है इससे रिलैक्स रहता है, हम अगर थाइस को थोड़ा सा जो उसके पैरों को थोड़ा गैप रखेंगे तो, फ्लेक्स रखेंगे तो। फिर मिडवाइफ या एग्जामिनर को सामान्यतः रोगी के दाईं ओर खड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन करते समय हैंड को वार्म रखना चाहिए ताकि उसको असहज महसूस ना हो। फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के समय सभी उंगलियों को एक साथ रखना चाहिए। पाल्पेशन करते समय अधिक दाब नहीं लगाना चाहिए। फिर हम देखेंगे पेल्विक एग्जामिनेशन। तो ये हमारा हो गया था एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो गया। अब हम देखेंगे पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इंस्पेक्शन ऑफ वल्वा। वल्वा का इंस्पेक्शन करते समय क्या क्या देखेंगे कि जो उसकी संरचनात्मक विकृति की जांच देखेंगे, कहीं की मतलब कि विजाना नहीं होता है किसी किसी में, जो कि जन्मजात बीमारियां होती है उसका हम पता करेंगे। वो हमें देख के पता चलता है कि क्या एबनॉर्मल है, अगर नॉर्मल हमें पता है तो। फिर वल्वल हेमेटोमा देखेंगे। फिर क्लिटोरिस जो है और भग, योनि, पेरिटोनियम, जननांगीय अंग, बालों की स्थिति, सारी चीज़ों को हम लोग देख के पता करेंगे सब चीज़ नॉर्मल है कि नहीं। फिर दबाने पर कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रहा है। फिर जो योनि से कोई स्राव तो नहीं आ रहा है। फिर जो है मूत्र द्वार यानी कि जो यूरेथ्रल मीटस है वो सही है कि नहीं। फिर किसी प्रकार का सूजन या सर्जरी का निशान तो नहीं है। फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देखेंगे वेजाइनल एग्जामिनेशन। वल्वा हमने देख लिया, अब हम वेजाइनल देखेंगे। वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए स्पेकुलम का यूज करते हैं, और स्पेकुलम का एग्जामिनेशन करने के लिए सिम्स स्पेकुलम या फिर कस्कोज स्पेकुलम का यूज किया जाता है। फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए बाइमेनुअल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, जिसमें कि हम लोग जो दो फिंगर हो सकते हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर जो होता है, इसको हम लोग वेजाइना के अंदर डाल के और चेक करते हैं। फिर बाइमेनुअल एग्जामिनेशन के लिए दोनों हाथों में ग्लव्स पहने जाते हैं, फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोया जाता है। फिर अप्रोप्रिएट पोजीशन में रखने के बाद इंडेक्स और मिडिल फिंगर को, जैसे हमने बताया कि वेजाना में इंसर्ट किया जाता है, और वेजाइनल एग्जामिनेशन या बाइमेनुअल एग्जामिनेशन द्वारा निम्न इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जाती है। इसमें क्या क्या पता करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ यूट्रस क्या है, डायलेटेशन ऑफ यूट्रस क्या है, फिर सर्वाइक्स का शेप क्या है, फिर मूवमेंट्स कैसे हैं, फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैसा है, इसके बारे में। और अगर माइनर या फिर अनमैरिड गर्ल्स है तो उसमें जो है वेजाइनल एग्जामिनेशन करने से पहले रिटन कॉन्सेंट लिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे रेक्टल एग्जामिनेशन की। तो हमारा वेजाइनल हो गया, अब हम रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। इसे रेक्टो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी कहते हैं। इसमें राइट हैंड्स पर ग्लव्स पहनने के बाद एसेप्टिव टेक्निक का ध्यान रखते हुए इंडेक्स फिंगर को रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है, एवं दूसरे हाथ की सहायता से एब्डोमेन को पाल्पेट किया जाता है, एवं यूट्रस की स्थिति एवं हाइट को नोट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से हम लोग करते हैं, जो चित्र 1.2 है, जिसमें कि हमने देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक फिंगर जो है वो रेक्टम में डाला गया है, दूसरा फिंगर जो है, दूसरा हाथ जो है वो यहाँ पे एब्डोमेन पर रख के यूट्रस के, ये यूट्रस है हमारा, यूट्रस की स्थिति के बारे में पता लगाया जा रहा है, ठीक है। इसमें ग्लव्स पहने हुए हैं और ये बिना ग्लव्स का है। अब हम देखते हैं रेट्रो वेजाइनल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें नाम से लिखा हुआ है रेक्टो और वेजाइनल। रेक्टो मतलब रेक्टम और वेजाइनल, रेक्टम और वेजाइनल दोनों का एग्जामिनेशन, मतलब दोनों का यूज करके एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें दाएं हाथ पर ग्लव्स पहनने के बाद एसेप्टिक टेक्निक का ध्यान रखते हुए इंडेक्स फिंगर को वेजाइना में डालते हैं, यानी कि वेजाइनल हो गया,
और मिडिल फिंगर को रेक्टम में डालते हैं, यानी कि रेक्टम भी हो गया, इंसर्ट किया जाता है, या पेरिनियल ट्यूमर की एक्चुअल स्थिति को नोट करने के लिए किया जाता है। फिर इसकी जो प्री एक्विजिट्स यानी कि जो इसकी तैयारियां होती है वो क्या होती है, इसमें रोगी की पेल्विक एग्जामिनेशन का कारण एवं प्रोसीजर समझाना चाहिए। फिर पेल्विक एग्जामिनेशन के समय एकांत या प्राइवेसी प्रोवाइड करनी चाहिए एवं सहयोग के लिए इनकरेज करना चाहिए। फिर पेल्विक एग्जामिनेशन करते समय यूरिनरी ब्लैडर रिक्त होना चाहिए। फिर पेल्विक एग्जामिनेशन करते समय एसेप्टिक टेक्निक का ध्यान रखना चाहिए। एग्जामिनेशन करते समय रेक्टम की स्थिति, जो रेक्टम है वो रिक्त होना चाहिए। फिर एग्जामिनेशन, इससे जो एग्जामिनेशन के दौरान असहजता उत्पन्न करता है। फिर पेल्विक एग्जामिनेशन के समय पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और उचित स्थिति यानी कि अप्रोप्रिएट पोजीशन में होना चाहिए रोगी को। तो क्या क्या चीज़ें थी, जो इसको पहले प्रोसीजर समझाना है, फिर प्राइवेसी देना है, यूरिनरी ब्लैडर खाली होना चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक होना चाहिए, रेक्टम भी खाली होना चाहिए, पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट पोजीशन होना चाहिए। फिर अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। तो हिस्ट्री कलेक्शन और एग्जामिनेशन से जो भी सूचना प्राप्त होता है उसके द्वारा हम विशेष निदान विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन भी होती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए शरीर के विभिन्न भागों की क्रियाविधि या अनियमितता की जांच की जाती है। और इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम जो है चित्र 1.3 जो है इसमें हम देख सकते हैं कि ये है रेक्टो वेजाइनल एग्जामिनेशन, क्योंकि एक जो फिंगर है वो देख रहे हैं रेक्टम में और एक फिंगर वेजाइना में, तो इसे हम लोग एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन एनालिसिस, यूरेथ्रल डिस्चार्ज कल्चर, वेजाइनल डिस्चार्ज कल्चर, लंबर पंचर, थोरेसेंटेसिस, फिर एमनियोसेंटेसिस। ये सारी जो एग्जामिनेशंस होते हैं। ठीक है, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन ब्लड से होता है, यूरिन से होता है, ये यूरेथ्रा के डिस्चार्ज से होता है, ये वेजाइना के डिस्चार्ज से होता है। फिर लंबर पंचर, जो लंबर एरिया में जो है वो सुई डाल के, ठीक है, लंबर पंचर में लंबर एरिया में सुई डाल के और एग्जामिनेशन किया जाता है। थोरेसेंटेसिस में जो थोरेसिक एरिया में होता है उसमें होता है। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि जो एमनियोन होता है, ठीक है, जिसके अंदर की बच्चा पल रहा होता है, उसी के अंदर सुई डाल के उसका जो लिक्विड होता है उसको बाहर निकालते हैं और उसका एग्जामिनेशन करते हैं। फिर एक्सरे होता है, एक्सरे पता ही है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी पता ही है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, इसका मशीन होता है टेस्ट करने के लिए। इंडोस्कोपी में नस के थ्रू जो है कैमरा के थ्रू लेके जाते हैं और अंदर का जो है विजुअलाइजेशन करते हैं। ठीक है, फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई होता है, ये भी मशीन के थ्रू होता है। फिर कोलोस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा, यानी कि जो वेजाइनल म्यूकोसा होता है, वेजाइनल के अंदर के म्यूकोसा, उसको देखने के लिए कोलोस्कोपी किया जाता है। फिर बायोप्सी, जो एक टिश्यू होता है उसका सैंपल लेके और उसको टेस्ट किया जाता है। फिर ऑटोप्सी, ये डेड टिश्यू का सैंपल लेके टेस्ट किया जाता है। फिर कोल्डेसेंटेसिस, कोल्डेसेंटेसिस इज द ट्रांसवेजाइनल एस्पिरेशन ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड फ्रॉम द कुल्डे सैक और पाउच ऑफ डगलस। तो यहाँ पे जो कुल्डे सैक होता है, ठीक है, ये यूट्रस हो गया और ये रेक्टम हो गया, तो यहाँ पे इस एरिया, ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं कुल्डे सैक, कुल्डे सैक, या फिर इसको हम पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं, पाउच ऑफ डगलस। तो इसी से जो फ्लूइड होता है, इससे फ्लूइड निकाल के जब हम चेक करते हैं उसको बोलते हैं कोल्डेसेंटेसिस। फिर ठीक है, फिर गायनेकोलॉजिकल जो इंडोस्कोपी है उसमें क्या क्या होता है कि लेप्रोस्कोपी होता है, हिस्ट्रोस्कोपी होता है, सेल्पिंगोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी मतलब कि यूट्रस का, सेल्पिंगो मतलब कि फैलोपियन ट्यूब का, फिर सिस्टोस्कोपी, फैलोपोस्कोपी, फिर कुल्डोस्कोपी, फिर सिग्मोइडोस्कोपी, फिर प्रोटोस्कोपी। तो ये सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं, ये इतने एग्जामिनेशन होते हैं। और ये जो हमारा है टोटल चैप्टर 1 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो चैप्टर 2 होगा, या फिर मिडवाइफरी के ऊपर भी कोई वीडियो आ सकता है, तो आप बने रहें। और आप लोगों को पता होगा कि एग्जामिनेशन जो है, री एग्ज़ाम जो होगा, री एग्ज़ाम या फिर जो लोग बच्चे फेल हो चुके हैं उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्जामिनेशन का भी डेट आ चुका है, वो 9 है और 11 है दिसंबर में है। मे भी यही एग्जामिनेशन का डेट है। मैं स्टोरी डाल दूंगा तो आप लोग देख लेना। ठीक है, धन्यवाद और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।